चलिए आज बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही अहम हिस्से की, हमारे विशाल कृषि क्षेत्र की। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक मजबूती की रीढ़ है। जरा इस नंबर को देखिए, 46.1%। इसका मतलब है कि भारत में काम करने वाले लगभग आधे लोग, जी हाँ, लगभग आधे लोग खेती या उससे जुड़े कामों में लगे हैं। ये आंकड़ा अपने आप में इस सेक्टर की विशालता और अहमियत बताता है। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सेक्टर इतना बड़ा है तो फिर इसकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता और किसानों की आमदनी को लेकर हमेशा चुनौतियां क्यों बनी रहती हैं? ये एक तरह का विरोधाभास है ना? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले उन वजहों को समझना होगा जो इस सेक्टर की रफ्तार को धीमा कर रही हैं। अब ये देखिए, ये चार्ट काफी कुछ कहता है। एक तरफ है भारत में मक्के की पैदावार और दूसरी तरफ है दुनिया का औसत। ये जो गैप दिख रहा है ना, यही असली कहानी है। कुल मिलाकर ग्रोथ तो हुई है, लेकिन मक्के जैसी कई जरूरी फसलों में हमारी पैदावार अब भी दुनिया के औसत से काफी पीछे है। अच्छा, तो पैदावार कम क्यों है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों के इस्तेमाल में गड़बड़ी। देखिए, एक आदर्श अनुपात होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, जो है 4:2:1। लेकिन भारत में ये अनुपात बढ़कर 10.9:4.1:1 हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ सरकारी नीतियों की वजह से नाइट्रोजन वाले उर्वरक ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और लंबे समय में ये जमीन की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और बात सिर्फ मिट्टी की सेहत की नहीं है, कुछ और भी बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे ज्यादातर किसानों के पास जमीन के छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़े हैं। हर खेत तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंचता और फसल तैयार होने के बाद उसे सही से स्टोर करने और बेचने के लिए बाजार भी अपर्याप्त हैं। इन सब वजहों से भी उत्पादकता पर असर पड़ता है। तो सवाल ये है कि इस बड़ी और उलझी हुई समस्या से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि सरकार की रणनीति क्या है। सरकार का जो तरीका है वो कोई एक सिंगल पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक मिला-जुला प्रयास है। इसे हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, खेती के लिए बेहतर इनपुट और टेक्नोलॉजी। दूसरा, किसानों को वित्तीय मदद देना। और तीसरा, आधुनिक बाजारों को खड़ा करना। तो सबसे पहले बात करते हैं बेहतर इनपुट की। इसका सीधा सा मतलब है खेती की बुनियाद को मजबूत करना। जैसे किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिले, सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी असरदार तकनीकें हों और मिट्टी की सेहत का भी ध्यान रखा जाए। दूसरा बड़ा कदम है किसानों के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाना, मतलब खेती में जो जोखिम होते हैं उन्हें कम करना। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय किया गया है और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ता कर्ज भी दिया जाता है। इन सब का मकसद किसानों की आय को स्थिर रखना है। और तीसरा और बहुत जरूरी हिस्सा है किसानों को खरीदारों से बेहतर तरीके से जोड़ना। इसके लिए ई-नाम जैसा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे लगभग 1.8 करोड़ किसान एक नेशनल मार्केट से जुड़ चुके हैं। साथ ही वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए भी मदद दी जा रही है ताकि फसल बर्बाद ना हो। अच्छा, इन सारी कोशिशों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ग्रोथ आखिर आ कहां से रही है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। देखिए, पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं, चावल, इनकी ग्रोथ रेट हाल में 3.5% रही है। ठीक है, ये एक स्थिर ग्रोथ है। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। ये चार्ट देखिए, ये है असली कहानी। एक तरफ पशुधन यानी लाइवस्टॉक सेक्टर 7.1% की दर से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ मत्स्य पालन यानी फिशरीज 8.8% की दर से। मतलब ये संबद्ध क्षेत्र पारंपरिक खेती से 2 गुने से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहे हैं और ये ग्रामीण आय बढ़ाने का एक जबरदस्त जरिया बन रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, एक और बड़ा बदलाव आया है। 2024-25 में बागवानी यानी फल और सब्जियों का उत्पादन अनाज के उत्पादन से भी ज्यादा हो गया। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर अब सिर्फ अनाज पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसमें विविधता आ रही है। इस बदलाव का असर ये हुआ है कि आज भारत बागवानी के मामले में दुनिया में एक बड़ी ताकत बन गया है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्याज उगाते हैं और कई दूसरे फलों और सब्जियों के उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर हैं। तो ये सब तो हुई सफलता की बातें, लेकिन भविष्य का रास्ता क्या है? अब फोकस सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता और बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढालने पर है। तो आगे की राह क्या है? प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं।
सिंचाई के जरिए हर खेत तक पानी पहुंचाना, पुराने तालाबों और जलाशयों को फिर से जिंदा करना, उर्वरक सेक्टर में सुधार करना ताकि मिट्टी की सेहत वापस लौट सके, रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर देना ताकि हम ऐसी फसलें उगा सकें जो मौसम की मार झेल पाएं, और सबसे जरूरी, किस इलाके में कितना पानी है उस हिसाब से फसलें उगाने को बढ़ावा देना। तो कुल मिलाकर उत्पादकता और स्थिरता के बीच संतुलन बनाना सिर्फ एक आर्थिक लक्ष्य नहीं है, ये हमारे देश की लंबे समय की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि की नींव है। और यही सवाल हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि भारत कैसे एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीला कृषि क्षेत्र तैयार कर सकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भोजन, आर्थिक सुरक्षा और भविष्य तीनों को सुरक्षित किया जा सके।